नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आज हम खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की। दरअसल आज सुबह से ही उनका विवादित बयान हम आपको सुनवा रहे हैं और लगातार अपने बयानों को लेकर वो सुर्खियां बटोरते रहते हैं। लेकिन उन्हीं बयानों को लेकर जब न्यूज 18 ने उनसे खास बातचीत की तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हम अपने बयान पर बिल्कुल डटे हुए हैं और आने वाले भविष्य में आरजेडी पूर्णतः बिहार में अपनी सरकार अपने दम पर बनाएगी। उन्होंने हमारे सहयोगी अमित कुमार से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। मौजूद हैं पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। सुधाकर जी, जिन बातों को आपने उल्लेख किया कि मंत्रियों की हैसियत चपरासी वाली है, मुख्यमंत्री तानाशाह हो चुके हैं और स्वर्ग का रास्ता जो है वो पीएम की कुर्सी से होकर जाता है, ऐसा क्यों लगता है? किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ मेरा बयान नहीं है, व्यवस्था पे सवाल है कि आखिर जो इस देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक हैं, वो सरकारों के पास याचक के रूप में उपस्थित हैं और जो हमारे जैसे जो राजनेता हैं, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, वह मालिक की भूमिका में हैं। यह बदलना चाहिए। मैं चपरासी के बराबर था तभी तो मुझे इस्तीफा देना पड़ा। ये तो इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है इसलिए कि मालिकों की भूमिका थी, मालिक चाहते थे कि हम इस्तीफा दें। ऐसा तो कहीं नहीं था कि मैं कोई भ्रष्टाचार के आरोप में मुझे इस्तीफा देना पड़ा। क्या आप मानते हैं कि जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो जो सपने हैं आपके या किसानों के तभी वो इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, तभी वो धरातल पे आ पाएंगे? सहयोग से सरकार जो चल रही है उसमें ये संभव नहीं नजर आ रहा आपको? देखिए, हमने जो तो सरकारों को पत्र लिखा है, सरकार को मतलब पत्र, जैसे कि मैं तो स्वयं सरकार था, अगर मंत्री हूं तो सरकार ही था, लेकिन हम जो पत्र लिखते हैं वो प्रधान सचिव को लिखते हैं कि इन विषयों को लेकर के वो प्रस्ताव को, ड्राफ्ट को तैयार करे। अब हम देख रहे हैं कि कब तक वो ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार हो जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है, पिछले 2 महीनों में अभी तो गतिविधि शून्य है इन विषयों पर। मेरे नेता मेरी पार्टी का संविधान है और मेरा नेता मेरी पार्टी आपके प्रदेश अध्यक्ष ने ही तो ये निर्देश जारी किया। वो आपके पिताजी भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष के पत्र जारी किया है कि नीतिगत मामलों में नहीं बोलना? मैं नीतिगत मामले में नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। नीतिगत मामले का मतलब ही अर्थ होता है कि हम कोई नए विचार रोप रहे हों, तो नए विचार तो मैं रोप नहीं रहा हूं, कोई नई नीति की बात नहीं कर रहा हूं। जो हमारी चल रहे हैं पार्टी की नीति, उसी नीति की मैं बात कर रहा हूं। कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, सीधे तौर पे इनका कहना है कि जो नीति है किसानों को लेकर के वो बेहतर नहीं है और उसी का विरोध इन्होंने किया, इस कारण से इन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। हालांकि इनका ये भी मानना है कि पूर्ण सहमत के साथ जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जब सरकार होगी आरजेडी की, तब वो नीतियों को भी लागू किया जाएगा और बेहतर तरीके से किसान के हित में फैसले लिए जाएंगे। और आइए अब आपको सुधाकर सिंह का वो बयान सुनवाते हैं जिसे लेकर घमासान मचा हुआ है और चर्चा का विषय वो बयान बना हुआ है। दरअसल कैमूर की चैनपुर में सुधाकर सिंह लोगों को संबोधित कर रहे थे, किसान भी वहां पर मौजूद थे और वहीं पर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। और आजकल के मंत्री तो चपरासी होते हैं, कहने को तो मंत्री हैं कागज में, लेकिन सरकार की नज़र में चपरासी हैं, रबर स्टाम्प। उधर से सचिव फाइल ला देता है, उधर दस्तखत कर देता है डर से कि मेरा मास्टर नाराज हो जाएगा, फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है, जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो उनकी आत्मा संतुष्ट रह जाएगी ईश्वर के। तो कुछ लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री के पद पे जाने का रास्ता, ईश्वर जाने का रास्ता प्रधानमंत्री के पद से होके जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री बना दो कि स्वर्ग में भी हमको जगह मिल जाए। और देखिए, सुधाकर सिंह के बयान पर लगातार प्रतिक्रियाएं अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से सामने आ रही है। एक तरफ आरजेडी कुछ भी बोलने से बच रही है, वहीं विधायक मुकेश रोशन ने साफ साफ कहा कि उन्हें अनुशासन में रहना चाहिए। जेडीयू की बात करें, उन्होंने उसे व्यक्तिगत बयान बताया और बीजेपी इसका साथ दे रही है। क्या कुछ कह रही हैं अलग अलग दल की पार्टियों के लोग, आप भी सुनिए। देखिए, सबको अनुशासन में रहना चाहिए, चाहे वो कार्यकर्ता हो, एमएलए हो, एमएलसी हो या मिनिस्टर हो, सभी के लिए अनुशासन जो है वो बराबर है। राष्ट्रीय जनता दल के हर एक कार्यकर्ता
अनुशासन में रहना जानते हैं। विधायक और पूर्व मंत्री श्री सुधाकर सिंह जी ने ठीक ही कहा है कि नीतीश कुमार का रवैया तानाशाह है और मंत्रियों का हैसियत चपरासी जैसा रखते हैं। हम जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तो ये बात बोलती थी तो सभी लोगों को खराब लगता था और नीतीश कुमार बिदकते थे। नीतीश कुमार जी के सुशासन पर सवाल उठाने वाले कितने आए और कितने चले गए? जनता को अटूट विश्वास नीतीश कुमार जी के चेहरे पर है, तभी तो 17 वर्षों से नीतीश कुमार जी को ही मौका दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के प्रति सुधाकर सिंह जी की व्यक्तिगत राय क्या है वो जाने, लेकिन इस सच्चाई से कोई इनकार कर सकता है क्या कि आज भी बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के विकल्प के तौर पर किसी दूसरे को देखना नहीं चाहती है? अब सुधाकर जी जाने, उनकी अपनी राय क्या है वो जाने। और देखिए, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जगदानंद सिंह की नाराजगी अब खत्म हो गई है। आरजेडी के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आज वो दिल्ली भी जा सकते हैं और साथ ही साथ बिहार के आरजेडी कार्यालय में भी आज उनका प्रवेश होगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी खत्म हो गई है। जगदानंद सिंह जो है वो लगभग 15 दिन के बाद आज आरजेडी कार्यालय पहुंचेंगे। अपने कार्यालय वो आएंगे और फिर जो कामकाज है कार्यालय से जुड़े हुए, पार्टी से जुड़े हुए जो काम है उसे वो निपटाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि जगदानंद सिंह जो है वो देर शाम तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली रवाना भी होंगे और लंबे समय के बाद लगभग 15 दिनों का ये वक्त रहा जब जगदानंद सिंह जो है वो नाराज नजर आए और अब जाकर के आरजेडी सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जगदानंद सिंह की नाराजगी खत्म हो चुकी है। वो आज यहाँ पे आएंगे, आकर के आरजेडी कार्यालय स्थित अपने कक्ष में कामकाज पार्टी से जुड़ा हुआ निपटाएंगे और देर शाम जैसा हमने पहले बताया तेजस्वी के साथ दिल्ली भी जाएंगे। लेकिन इस बीच जो है जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह की लगातार जो बयानबाजी है वो नीतीश सरकार के खिलाफ सामने आ रही है। जो सुधाकर सिंह हैं उन्होंने एक बार फिर से बिहार सरकार पे हमला बोला है, नीतीश कुमार पे जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो तानाशाह हो चुके हैं और मंत्रियों की हैसियत जो है वो चपरासी के समान हो चुकी है। तो कहीं न कहीं इससे जुड़े सवाल जो है वो भी जगदानंद सिंह से लिए जाएंगे कि आखिर आपके बेटे लगातार अपने जो महागठबंधन की सरकार है उस पर निशाना क्यों साध रहे हैं, क्यों नहीं पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। क्योंकि जगदानंद सिंह जो है वो लगातार कहते हैं कि हम असूलों से समझौता नहीं करते, हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करते, पार्टी की लाइन के खिलाफ जो भी जाएगा महागठबंधन धन का जो भी जो है सम्मान नहीं करेगा उसके विरुद्ध पार्टी कार्रवाई करेगी। तो ऐसे में देखना होगा कि जगदानंद सिंह अपनी बात पर कब खड़े उतरते हैं, कब सुधाकर सिंह के खिलाफ जो है वो पार्टी स्तर पे कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, नगर निकाय चुनाव को आरक्षण के साथ कराने की मांग को लेकर बीजेपी आज पूरे पटना समेत बिहार भर में प्रदर्शन करेगी और इसकी पूरी मुकम्मल तैयारी राजधानी पटना में कर ली गई है। क्या कुछ तैयारी, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के साथ कराने की मांग को लेकर के आज बीजेपी पटना समेत तमाम जिले में जो है धरना प्रदर्शन करने जा रही है। देख सकते हैं कि तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। थोड़ी देर में निर्धारित समय पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, साथ ही साथ जो पूर्व मंत्री हैं सम्राट चौधरी के साथ तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पे आकर के इस मंच पे आकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। और यह धरना प्रदर्शन जैसा हमने पहले बताया कि नगर निकाय जो चुनाव है वो आरक्षण के साथ जल्द हो, इसी मांग को लेकर के आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जाएगा। कार्यकर्ता भी जो है उसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ बीजेपी के नेता हैं उन्होंने उन तमाम जो है प्रत्याशियों को भी निमंत्रित किया है इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जो आरक्षण से महरूम हो रहे हैं और जो नगर निकाय चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते थे, लेकिन चुनाव स्थगित होने के कारण उनका जो है चुनाव जो है स्थगित हुआ है। और जो उन्होंने मेहनत मशक्कत की है आम आवाम के लिए वो काम करना चाहते हैं, पिछड़े वर्ग से जो आते हैं, अति पिछड़े वर्ग से जो आते हैं, वैसे तमाम प्रत्याशियों को भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण बीजेपी के नेताओं के द्वारा दिया गया है। बहरहाल देखना होगा कि वैसे प्रत्याशी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नगर निकाय चुनाव आरक्षण सहित हो, इसको लेकर के लगातार बिहार में सियासत देखने को मिल रही है। आज एक बार फिर से वो सियासत जो है वो अपनी चरम पे होगी। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जो है वो धरना प्रदर्शन यहाँ पे करते नजर आएंगे।
और देखिए अगली खबर आपको मनेर से बता रहे हैं, जहां बालू के वर्चस्व को लेकर विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। करीब 12 घंटे तक गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इसमें किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन खबर तो यह है कि नाव और कई तरह की वहां पर चीजों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है और एक बार फिर से 2 गुटों में 12 घंटे तक गोलीबारी की घटना घटी। हालांकि इस घटना में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन अवैध बालू उत्खनन में लगे नाव को भारी नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो मनेर से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरजीत, क्या कुछ जानकारी है, किस प्रकार से ये घटना घटी है? जी देखिए, कुछ दिन पहले भी गोलीबारी हुई थी, कुछ मौतें भी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से जो है गोलीबारी की घटना हुई है और लगभग जो है 12 घंटे तक गोलियां चलती रही है। और उसके बाद जो है पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस छापेमारी के लिए पहुंची और उस दौरान जो है पुलिस, जिस तरह से एएसपी दानापुर ने बताया कि जो है वहां पे जब हम पहुंचे तो वहाँ जो है 8 नावों को जो है आपस वर्चस्व को लेकर के जब गोलीबारी हुई तो उस दौरान जो है क्षति पहुंचाई गई है। तो 8 नाव जो है उन्होंने स्पष्ट तौर पे जो कहा है कि 8 नाव को जो है क्षति पहुंचाई गई है जो अवैध बालू खनन में जो है लगे हुए थे। तो इस तरह से जो है वहां पे जो वर्चस्व का दौर है वो लगातार जारी है और पुलिस ने छापेमारी भी की है, लेकिन पुलिस को देखते ही उसके पहले ही जो है फरार हो जाते हैं, क्योंकि जो नदी का जो दायरा है काफी लंबा है और दूर से ही सामने आने वाले का पता चल जाता है और काफी खुला मैदान टाइप का होता है। तो वो सामने पुलिस को जब देखते हैं तो फरार हो जाते हैं और पुलिस जब पहुंचती है तो वहाँ कुछ हाथ नहीं लगता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो मनेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां बालू के वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में एक बार फिर से लड़ाई हुई और 12 घंटे तक ये गोलीबारी की घटना घटी है। इसे अंजाम दिया गया, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन वहां पर जो नाव मौजूद थी जिससे बालू की तस्करी की जा रही थी उसे भारी नुकसान पहुंचा है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में शराबबंदी तो लागू कराई गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है और एक बार फिर से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां पर 361 कार्टन शराब बरामद की गई, वो भी पाइप से। दरअसल ट्रक में पाइप ले जाई जा रही थी और उसी पाइप के अंदर 361 कार्टन शराब छिपाकर रखी गई थी और इन्हीं शराबों की जब्ती की गई है। आपको बता दें कि शराब तस्कर ट्रक पर लदे पाइप की आड़ में शराब की तस्करी कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल के लिए ये ट्रक पाइप ले जाए जा रहे थे, लेकिन उसी ट्रक में तस्करों ने तहखाना बना दिया जिसमें शराब की पेटी रखी हुई मिली। पुलिस ने बिठौली के NH 22 पर जांच के दौरान 361 कार्टन शराब जब्त किए। जब्त शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार पूछताछ जारी है। और देखिए अगली खबर आपको औरंगाबाद से बता दें, जहां 50,000 के इनामी नक्सली की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि औरंगाबाद में ये 50,000 का इनामी नक्सली है जिसकी गिरफ्तारी आज पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। STF और जिला पुलिस की टीम ने मदनपुर थाना क्षेत्र के दर्जी बिघा गांव से उसे गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली का नाम नजीबुल्लाह बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी आज की गई। SP ने बताया कि नजीबुल्लाह पर 33 संगीन मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस लंबे वक्त से इसकी तलाशी कर रही थी और आखिरकार आज इसकी गिरफ्तारी कर ही ली गई। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी और 33 संगीन मामले दर्ज हुए नक्सली की आज गिरफ्तारी की जा चुकी है। और देखिए बारिश के बाद तेज धूप से अब लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। तरह तरह की बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रही और यही वजह है कि लोग अब अस्पतालों में लगातार भर्ती हो रहे हैं। उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गोपालगंज में वायरल डिजीज के केस इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। सदर अस्पताल बुखार के मरीजों से भरा हुआ है। हालांकि राहत की बात है कि डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं और जांच के साथ दवाइयां पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। सदर अस्पताल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। और तेज धूप के बाद लोग जो है बीमारियों के चपेट में आने लगे हैं। सदर अस्पताल में वायरल डिजीज के इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। ये सदर अस्पताल के OPD के बाहर जो है दवा केंद्र है और यहाँ पर लोग जो है दवाइयों के लिए लंबी लंबी कतार में लगे हुए हैं। काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, लोग हैं जो दवाइयों के इंतज़ार में हैं और दवाइयाँ ले रहे हैं। आप
तस्वीरों में देखिए कैसे काउंटर पर लोग पहुंचे हैं और जो लोग दवाइयाँ लेकर बाहर निकल रहे हैं उनसे बात करते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है और क्या दिक्कतें हो रही हैं। कितनी दवाइयाँ लिखी गई थी, कितना मिला दवाई? जो लिखा गया था जो लिखा गया है पूरी दवाइयाँ मिल रही है? हाँ, सब मिल रहा है। ये लोग हैं और परेशान है काफ़ी, चूँकि जो दवाइयाँ हैं वो भी पर्याप्त संख्या में यहाँ पे है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है और ओपीडी में जो डॉक्टरों को एहतियात तौर पर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहने को कहा गया है। इसके अलावा जो वायरल डिजीज के पेशेंट हैं उन्हें भी सावधानी बरतने के लिए अपील की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और एक बेहद ही चिंताजनक खबर बिहार वासियों के लिए, पटना वासियों के लिए। दरअसल गंगा एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। गांधी घाट की बात कर ले, दीघा घाट की बात कर ले, इन सभी जगहों पर गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे में चिंताजनक स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि महापर्व छठ सामने है और ऐसे में छठ का त्योहार कैसे मनाया जाए, ये एक चिंता का विषय है। लगातार इन घाटों पर नदियों में उफान देखने को मिल रहा है। गंगा नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंगा घाट में अलग अलग जगहों पर उफान देखने को मिल रहा है और जल स्तर में काफी वृद्धि हो गई है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले से ही ये तैयारी की जा रही है कि जल्द से जल्द नदी का जल स्तर कम हो तो तैयारियां मुकम्मल की जाएगी छठ महापर्व को लेकर। लेकिन जल स्तर में लगातार वृद्धि को देखते हुए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि वो नदी किनारे ना जाएं। और देखिए, नेपाल से बह रहे पानी की वजह से बिहार के कई गांव में नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इसकी वजह से लोगों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं और नेपाल में नदियां जब उफान पर है तो बिहार में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जलस्तर में वृद्धि होने की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। छपरा के मांझी में कई लोगों के घर में पानी घुस गया। दरअसल ज्ञानी छपरा नदी पर बने बांध में रिसाव से किसान चिंतित हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर समय रहते बांध के रिसाव पर काबू नहीं पाया गया तो सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। और देखिए, मुंगेर में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लगातार गंगा नदी में उफान देखने को मिल रहा है। जलस्तर में काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है। 26 सेंटीमीटर जहां गंगा नदी का जलस्तर मापा गया, अब ये बढ़कर 38.22 सेंटीमीटर तक पहुंच गया है। यहां हर दिन 1 सेंटीमीटर जलस्तर में इजाफा देखने को मिल रहा। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से निचले इलाके के लोग ऊंचे स्थान पर पलायन कर रहे हैं। वहीं खेतों में पानी आने से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे। स्थिति है, गंगा बढ़ रहा है। कितना बढ़ा है? बढ़ा है, करीब 4-5 फुट बढ़ गया है। तो क्या अब क्या स्थिति है यहाँ पे? अभी तो बढ़ ही रहा है। खेत पथार तो डूब गया है फिर से। कितना खेत डूब गया होगा? ये सब डूबिए गया। अच्छा, अभी क्या चीज लगाए थे आप लोग? परवल लगल था, अल्हुआ लगल था, अच्छा, और उर्दी और बुनल था, सब डूब गया। कि इस जहाँ आप अभी है इस जगह पर खेत और बाग हो गया था, जमीन रुपया और हो गया था। परवल, अल्हुआ, ककड़ी, बतिया, उर्दी, झंडा, ये सब डूब गया है। और उसके बाद कभी इस समय में बाढ़ उड़ाता था न यहाँ जी। हाँ, अब तो गेहूं का भी बुआई होता जोत उत करके। आधा खेत जोता भी गया था, उसके बाद और जोताता तो खेत बुआई होता गेहूं का, वो सब भी डूबिए गया है। और देखिए, भागलपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां कहलगांव में गंगा किनारे के डॉल्फिन मृत अवस्था में पाई गई और वो क्षेत्र डॉल्फिन के अभयारण्य का क्षेत्र है, लेकिन वहां भी डॉल्फिन के मुंह में जाल फंसा हुआ मिला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कहलगांव में गंगा किनारे एक डॉल्फिन मृत पाई गई है। डॉल्फिन के मुंह में जाल फंसा हुआ है। वहीं डॉल्फिन को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। जहां डॉल्फिन मृत मिली है वो डॉल्फिन अभयारण्य का क्षेत्र है, लेकिन यहां जाल लगाना मना है। फिर भी एक जाल में फंसकर डॉल्फिन की मौत हो गई। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। हाउस के बगल में शौच करने के लिए आए हैं तो देखे डॉल्फिन पंप हाउस के बगल में मरा हुआ है। वहाँ बगल में जाल, उसके मुंह में जाल फंसा हुआ है।
और देखिए, मुंगेर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक बड़ी खबर आपको बता दी। दरअसल एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। करीब 1 लाख रुपए के लिए उसने अपनी मां की हत्या कर दी। बता दें आपको कि घर में अकेली महिला रह रही थी और यही वजह है कि बेटे ने धारदार हथियार से मां की हत्या कर दी है। मामला मुंगेर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तारापुर थाना क्षेत्र के मोहनगंज का बताया जा रहा। घर में बुजुर्ग महिला अकेले रहती थी। पड़ोस की एक महिला जब उसके घर आई तो कमरे में एक खाट पर महिला को लहूलुहान देखा। उसकी सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के आधार पर पुलिस ने उसके छोटे बेटे यानी कि ललित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और उसके निशानदेही पर हथियार भी बरामद किए। बेटे ने अपने गुनाह को कबूल करते हुए कहा कि उसे लगता था कि उसके मां के पास जो 1 लाख रुपए हैं, उसी रुपए के लिए उसने मां की हत्या कर दी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल उनके भाई ललित कुमार को गिरफ्तार किया, जिन्होंने अपनी मां की हत्या की बात को स्वीकार किया और उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस घटना में उपयोग में लाया गया हथियार को बरामद किया गया, जिसपे ताजे खून के दाग लगे हुए हैं। इन्होंने मां के पास 1 लाख रुपया को लेने को लेकर के, मां के पास 1 लाख रुपया था, उसको लेने को लेकर के इनका मां से विवाद। रात की घटना है, आस पड़ोस के लोग जान भी नहीं रहे हैं कैसे घटना घटी है। जैसा अनुसंधान में पता चलेगा आप देखिए। महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई है, काटी गई है गला को। कहाँ से कौन घटना घटेगा आप देखिए, पता आप लोग हैं, आप देखिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।